अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हम पढ़ रहे थे थोरेक्स एनाटमी स्नेल क्लिनिकल एनाटमी रिव्यू बुक से। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ रहे थे टिपिकल रिब के बारे में। तो हमने रीड कर लिया था कि टिपिकल रिब क्या है। उसमें एक हेड आता है, उसमें एंगल आती है, उसमें ट्यूबरकिल होता है। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा उसमें जो हेड है उसमें दो फेसेट्स होते हैं। जो एक फेसेट है वो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी, दूसरा जो फेसेट है वो इमीडिएटली अबव वर्टिब्रा जो होगी उससे अटैच होगा। अब जो ट्यूबरकिल है वो हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होगा करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा का उसके साथ जाके अटैच होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगल होती है। इसमें एंगल कहाँ पे होती है? जहाँ पे ये बेंड होती है तो वहाँ पे वो और शाफ्ट जो है वो बेंड होता है तो वो एंगल होती है। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि रिब जो है उसकी नेक होती है एक। तो ये हमने एक टिपिकल रिब के जो हैं स्ट्रक्चर्स वो पढ़े थे। हमें अभी डायग्राम पढ़नी थी इसमें, तो हम डायग्राम में समझते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल रिब है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ द रिब। तो ये कहाँ पे है? ये चीज़ है ये है हेड ऑफ द रिब। ठीक है, इसमें जो है दो फेसेट्स हमने पढ़े। एक तो जो ये देखें, ये फिफ्थ रिब है। ठीक है, तो फिफ्थ रिब है तो कौन सी वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी? इसमें दो फेसेट्स होंगे हेड में। एक अटैच होगा करेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ, एक अटैच होगा इमीडिएट अबव वर्टिब्रा के साथ। तो ये T5 यानी करेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा इसकी जो है वो T5 है, और जो इमीडिएट अबव होगी वो 4 होगी। तो ये T4 और T5 से इसका हेड जो है वो आर्टिकुलेट करेगा। क्योंकि हम फिफ्थ रिब का पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिफ्थ रिब की हम डायग्राम खोल के बैठे हैं। तो फिफ्थ रिब जो है वो कौन सी वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी? T4 और T5 के साथ। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें एक ट्यूबरकिल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ट्यूबरकिल, ये ट्यूबरकिल है। ठीक है, तो इसमें जो ये फेसेट होता है ये किसके साथ अटैच होता है? ये अटैच होता है ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, ये ट्यूबरकिल था। ठीक है, ये फेसेट था ट्यूबरकिल का जहाँ पे रिब अटैच होती है। ठीक है, उसके अलावा एंगल ऑफ द रिब होती है। अब ये देखें, ये एंगल क्या थी? जहाँ पे ये बेंड होता है, शाफ्ट बेंड होता है तो उसे हम एंगल ऑफ द रिब कहते हैं। तो देखें ये यहाँ पे यूँ बेंड हो रहा है। ठीक है, ये बेंड हो रहा है तो ये क्या है? ये एंगल ऑफ द रिब है। अब हम नेक ऑफ द रिब देखें, इसको हम क्लियर करते हैं पहले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेक ऑफ द रिब। तो नेक कौन सी है? ये यहाँ पे ये जो है ये नेक है। ठीक है, नेक ऑफ द रिब इसको हम बोलते हैं नेक। अब अगर हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखें तो हेड के बाद क्या आती है? नेक आती है ना। तो ये यहाँ पे हेड था तो हेड के बाद क्या होगी? नेक। नेक के बाद क्या था? ट्यूबरकिल। ये जो उभरा हुआ ये चीज़ है ये ट्यूबरकिल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंगल है, जो ये बनती है एंगल, जहाँ पे शाफ्ट जो है वो बेंड होती है तो इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, बाकी बचा शाफ्ट। तो ये सारा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये है शाफ्ट। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे ये ब्लैक कलर में है, ये है कोस्टल कार्टिलेज जो कि बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होगी। तो ये यहाँ पे ये स्टर्नम शो किया हुआ है, ये कोस्टल कार्टिलेज शो की हुई है, और ये जो है ये है शाफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक शाफ्ट का कट व्यू हमें दिखाया गया है, ये यहाँ से। ठीक है, तो ये जो हमें दिखाया गया है, हम पीछे पढ़ के आए कि जो टिपिकल रिब होती है उसमें इन्फीरियरली जो है एक ग्रूव मौजूद होता है। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये यहाँ पे लिखा है कोस्टल ग्रूव। तो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये रिब में एक नीचे से ग्रूव बना हुआ है, एक खड्डे की तरह बना हुआ है, ये इसे हम बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। इसमें से क्या पास होता है? इसमें से जो है वेजल्स और नर्व्स और वीन्स जो हैं वो यहाँ से पास होती हैं। वेजल्स, नर्व्स, आर्टरीज जो भी होंगी वो यहाँ से पास होंगी। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब भी एस्पायरेशन के लिए हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो रिब के इन्फीरियर बॉर्डर से हम नहीं करते,
सुपीरियर बॉर्डर से करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर बॉर्डर पे ग्रूव बना होता है और ग्रूव में से वेजल्स और नर्व्स पास होती हैं जिनके डैमेज होने का खतरा होता है। उसकी वजह से हम जब भी एस्पायरेशन के लिए अगर नीडल पास करते हैं तो वो अबव रिब करते हैं, बिलो द रिब नहीं करते। ठीक है, यानी सुपीरियर बॉर्डर के पास करते हैं, इन्फीरियर बॉर्डर के पास हम एस्पायरेशन के लिए नीडल इंसर्ट नहीं करते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं एटिपिकल रिब पे। ये तो हो गई टिपिकल रिब, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि हेड होता है, नेक होता है, ट्यूबरकिल होती है, एंगल होता है, शाफ्ट होता है और हाँ बस यही होता है। और एक कोस्टल ग्रूव होता है इसमें, जिसमें से वेजल्स और नर्व्स पास होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एटिपिकल रिब के बारे में। अब टिपिकल रिब्स कौन सी थी? वो होती हैं सेकंड से लेके 10th कोस्टल कार्टिलेजिस के साथ जो भी रिब्स हैं वो हैं टिपिकल रिब। ठीक है, अब जो है एटिपिकल रिब वो कौन सी है? वो होती है फर्स्ट रिब। अब हम पढ़ते हैं एटिपिकल रिब के बारे में, रीड करते हैं ये क्या है। ओके, हम आ गए पेज पे। ये यहाँ पे लिखा है एटिपिकल रिब। तो जो फर्स्ट रिब होती है उसी को हम एटिपिकल रिब बोलते हैं। वो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका जो है क्लोज रिलेशनशिप है नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ और सबक्लेवियन आर्टरी और वेन के साथ। ठीक है, ये रिब जो होती है ये स्मॉल होती है, फ्लैटन होती है और फ्रॉम अबव डाउनवर्ड आती है, यानी ऊपर से नीचे को आती है। ठीक है, अब जो है स्केलनस एंटीरियर भी इससे अटैच होता है। ठीक है, ये एक मसल है जो इससे अटैच होता है, इसके अपर सरफेस से और एंड इनर बॉर्डर से अटैच होता है। और स्केलनियस के एंटीरियर जो है सबक्लेवियन वेन जो है वो क्रॉस करती है इस रिब को। ठीक है, और पोस्टीरियर जो है इस मसल से अटैचमेंट होती है किसकी? सबक्लेवियन आर्टरी और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि इस बोन से कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे लाई इन कांटेक्ट विथ द बोन। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट था? अभी हमने पढ़ा क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्लोज रिलेशन में होती है नर्व से, ब्रेकियल प्लेक्सस के और सबक्लेवियन आर्टरी और वीन के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होती है। ठीक है, रिलेशन में होती है। उसके अलावा जो ये रिब है ये छोटी होती है, फ्लैटेंड होती है और ऊपर से नीचे को आती है। स्केलनियस एंटीरियर जो है इससे अटैच होता है इसके अपर सरफेस पे और इनर बॉर्डर पे। और स्केलनियस एंटीरियर के एंटीरियर जो है सबक्लेवियन वीन जो है इस रिब को क्रॉस करती है। और पोस्टीरियर जो है इस मसल के किसकी अटैचमेंट होती है? सबक्लेवियन आर्टरी होती है और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होते हैं, जो कि इस बोन के कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ से वो जाते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट थी एटिपिकल रिब की। एटिपिकल रिब सिर्फ फर्स्ट रिब होती है, बाकी जो है वो सारी टिपिकल रिब हैं। ठीक है, टिपिकल रिब जो है उसके सारे सेम फीचर्स थे। उसमें हेड होता है, नेक होता है, ट्यूबरकिल होता है, शाफ्ट होता है और एंगल होता है। ठीक है, वो सारे हमने फीचर जो है डायग्राम के ज़रिए हमने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। चले जी, आगे जो है थोरेसिक वॉल में आते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स जो हैं वो हमने पढ़े कि एक तो है मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट, जो कि मेनिब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, चलें अब इसको हम मार्क करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनिब्रो स्टर्नल जॉइंट जो है ये एक कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। जो बोनी सरफेसेस होते हैं बोन्स के, वो हियालिन कार्टिलेज के साथ कवर होते हैं। तो जब ये आपस में जॉइंट बनाते हैं तो ये एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट बनाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है इन जॉइंट्स के बीच में वो पॉसिबल होती है जब रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, अब आगे इसमें तीसरा जो बोन होता है कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। तो कोस्टल कार्टिलेजेस क्या करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? कोस्टल कार्टिलेजेस जो होते हैं वो बार्स होती हैं कार्टिलेजेस की, जो कनेक्ट करती हैं ऊपर वाली 7 रिब्स जो हैं, यानी अपर 7 रिब्स जो हैं उनको लेटरल एज ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच करते हैं। हम पीछे पढ़ के आए जो फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं और वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती हैं किसके ज़रिए? कोस्टल कार्टिलेजेस के ज़रिए। किसके ज़रिए? कोस्टल कार्टिलेजेस के ज़रिए। ठीक है, और जो 8th 9th और 10th रिब होती हैं वो कार्टिलेजेस के साथ, जो 7th वाली कार्टिलेज होती है उसके साथ जॉइंट बना के फिर स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है,
और जो 11th और 12th रिब की कार्टिलेज है वो एब्डोमिनल मस्कुलेचर के साथ अटैच होती है, वो किसी बोन के साथ अटैच नहीं होती, वो जो हमारे मसल्स हैं उनमें वो एम्बेडेड होती हैं या उनके साथ अटैचमेंट बनाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स पे। तो हम नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स। ठीक है, तो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं वो फ्रॉम सेकंड टू 9th रिब जो हैं जो हेड होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं साइनोवियल जॉइंट के ज़रिए करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी के साथ, और वो वर्टिब्रा या फिर जो ऊपर वाली वर्टिब्रा होती है उसके साथ भी। तो क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट होती है जो कनेक्ट करती है हेड को इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ। ठीक है, तो हेड्स जो हैं फर्स्ट और लोअर 3 रिब्स के वो सिंपल साइनोवियल जॉइंट के साथ अपनी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी के साथ अटैच होते हैं, और जो ट्यूबरकिल है रिब का वो आर्टिकुलेट करता है साइनोवियल जॉइंट के ज़रिए विथ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। ठीक है, अब ये जो जॉइंट है ये एब्सेंट होता है 11th और 12th रिब में। कौन सा वाला? ट्यूबरकिल जो अटैच हो रही है ट्रांसफर प्रोसेस के साथ करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ। मैंने समझाया करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा क्या होता है, जिस नंबर की रिब है, जैसे सेकंड रिब है तो वो सेकंड वर्टिब्रा के साथ अपना जॉइंट बनाएगी, तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स के बारे में कि फ्रॉम द सेकंड टू 9th रिब्स हेड जो है आर्टिकुलेट करता है साइनोवियल जॉइंट के ज़रिए करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी के साथ और वर्टिब्रा के साथ जो उसके ऊपर होती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट दैट कनेक्ट द हेड टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और जो हेड होती है फर्स्ट और लोअर 3 रिब्स की वो सिंपल साइनोवियल जॉइंट बनाती है विद द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी, और जो ट्यूबरकिल होती है रिब्स की वो आर्टिकुलेट करती है साइनोवियल जॉइंट के ज़रिए विथ द ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। दिस जॉइंट इज़ एब्सेंट इन 11th एंड 12th रिब्स। ठीक है, अब आते हैं हम कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स पे। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स, ठीक है, ये क्या हैं कि ये कार्टिलिजिनियस जॉइंट्स होते हैं, इनमें जो है कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट जो है वो एक कार्टिलेज और दूसरे कार्टिलेज के बीच में होता है, तो इनमें कोई भी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती है। अब हम आते हैं जॉइंट्स ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस विद द स्टर्नम, पर उससे पहले हम एक जॉइंट जो है वो मिस करके आए, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट, तो हम उसे देख लेते हैं। वो पेज में खोल हाँ ये रहा यहाँ पे। तो ये जो हम जॉइंट्स ऑफ थोरेसिक वाल पढ़ के आए, तो यहाँ पे ये इसमें है ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। तो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट जो है ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जो कि ज़ीफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच होता है। ठीक है, जब ज़ीफॉइड प्रोसेस फ्यूज़ करता है बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ तो ये एक जॉइंट बनाता है जिससे हम बोलते हैं ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट, जो कि हम पीछे डायग्राम में भी पढ़ के आए हैं, इमेज में हम देख के आए कि ज़ीफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है उसे हम बोलते हैं ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। अच्छा, ये ऊपर क्लिनिकल नोट्स बने हुए हैं, ये मैं पहले भी बता के आई हूँ। जो स्टर्नल एंगल होती है ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली बोनी लैंडमार्क होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि the position of the sternal angle, that is the angle between the manubrium sterni and the body of the sternum। हम पीछे पढ़ के आए एंगल कहाँ पे होती है, मेनिब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट बनता है वहाँ पे एक एंगल बन रही थी, वो एंगल उसे हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल, और दूसरा इसका नाम क्या था, एंगल ऑफ द लुइस। तो ये जो है इजीली फेल्ट होती है, जब हम इसको हाथ से टच करेंगे तो ये हमें इजीली जो है महसूस हो जाएगी। तो इसको जो है हम ऑफन सीन एज ट्रांसफर्स रिज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफर रिज के तौर पे देखते हैं। ये कहाँ पे होती है? इट लाइज एट द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, यानी सेकंड रिब होती है यहाँ पे। तो सारी रिब्स जो हैं हम वहीं से काउंट करते हैं। ऑल अदर रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस कैन बी काउंटेड फ्राम दिस पॉइंट। ये मैं पीछे भी बता के आई हूँ कि एंगल ऑफ लुइस पे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, तो वहीं से हम सेकंड रिब को काउंट करते हैं। फिर उसी सेकंड रिब के
हिसाब से हम बाकी जो सारी रिब्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। चलें जी, ये थोरेसिक वॉल के बोन्स का आखिरी टॉपिक है, जॉइंट्स ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस विद द स्टर्नम। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। ये क्या बोलता है? द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट्स विद द मेनिब्रियम बाय कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दैट परमिट नो मूवमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है ना वो मेनिब्रियम के साथ अटैच होती है, यानी फर्स्ट रिब जो है वो कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए मेनिब्रियम के साथ अटैच होती है और उसमें कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होती है। अब जो सेकेंड तो सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम के साथ, साइनोवियल जॉइंट के साथ। ठीक है, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सेकेंड टू सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज जो हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं बाय साइनोवियल जॉइंट, तो वहाँ पे जो है मूवमेंट पॉसिबल होती है। इन एडिशन द सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ एंड टेंथ कोस्टल कार्टिलेजेस आर्टिकुलेट with one another along their borders by small synovial joints। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके साथ क्या होता है कि जो सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ और टेंथ कोस्टल कार्टिलेज होती हैं वो कभी कभी अटैच करती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ बाय स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स। द कार्टिलेजेस ऑफ द 11th एंड 12th रिब आर एम्बीडेड इन द एब्डोमिनल मस्कुलेचर। और जो कार्टिलेज होती है 11th और 12th रिब की वो एब्डोमिन के जो मसल्स हैं उनमें जो हैं वो एम्बीडेड होते हैं। ठीक है, वो किसी भी बोन के साथ अटैचमेंट नहीं बनाती हैं, इसीलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। जो 11th और 12th रिब है उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती, वो एब्डोमिनल मस्कुलेचर जो हैं उनमें एम्बीडेड होती हैं। तो ये था सारा हमारा थोरेसिक वॉल के बोन्स के बारे में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम मसल्स ऑफ द थोरेसिक वॉल पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि हम कल कवर करेंगे। आज जो है हमने ये सारा कंप्लीट किया है बोन्स ऑफ द थोरेसिक वॉल्स को और उसके जॉइंट्स को। ठीक है, अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो मसल्स ऑफ द थोरेसिक वॉल जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो भी काइंडली करेक्ट कर दें। और उसके अलावा आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको अपनी वीडियोस में आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच।